अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्प फॉर एवरीवन में सामीन आप हमारा ये शो हर जुम्मे को सुनते हैं 10 बजे से 12 बजे तक हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से। सामीन, जैसे आप जानते हैं कि हम अपने शो में डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और आपकी सेहत जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त, उसके लिए हम सब जवाब करते हैं। आप भी हमेशा की तरह हमारे शो में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सामीन, शो शुरू होने से पहले मैं चंद मिनट एक नए जो वायरस इस वक्त कोरोना वायरस का एक नया वायरस आया उस पर लेना चाहूँगी। और दुनिया भर के जैसे बेशतर ममालिक में ये आलमी वबा कोरोना वायरस की एक नई इकसाम ओमैक्रॉन के मुताबिक बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जो यकीनन बहुत ख़तरनाक करार दिए जा रहे हैं। सामीन, कोरोना की नई इकसाम को ओमैक्रॉन का नाम दिया गया और यकीन ये कहा गया है कि ये इकसाम साइंसदान का कहना है कि ये किस्म और भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इस पर बहुत 50 से ज़्यादा तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। सामीन, हमेशा की तरह मैं सिर्फ इसलिए ये बात मैं शो के स्टार्ट में आपसे कह रही हूँ कि यकीनन हमारे मुल्क में कोविड के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है इस बात की कि आने वाला जो नया वेरिएंट है उससे हमें कैसे बचना है। बचने के लिए तरीका हमेशा आपको पता है, आपने यकीनन मास्क पहनना है, समाजी फासलों का ख्याल रखना है, तो ये और बार बार अपने हाथों को धोते रहना है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपने ख्याल रखना है, चाहे कोई भी वेरिएंट इस वक्त कोविड-19 का आ जाए, आप उससे हमेशा बचे रह सकते हैं। सामीन, शो के इस दूसरे घंटे में हम बात करेंगे ओरल कैंसर, ट्रॉमा और कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के बारे में। ये ओरल कैंसर से क्या मुराद है ये भी हम आप थोड़ी देर में आप जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बताती चलूँ कि अगर हम 2020 की बात करते हैं तो तकरीबन 19 मिलियन दांतों के हवाले से बात किए जाए तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि बहुत कम हो गए, क्योंकि कोविड-19 में डेंटल हेल्थ के ऊपर शायद उस पर इतना काम नहीं किया गया। अब जब कोविड के केसेस ख़त्म हो चुके हैं तो हमें इस पर दोबारा ये चेक करने की ज़रूरत है कि हमारे मुंह की सेहत इस वक्त कैसी है। और यकीनन मुंह हमारे जिस्म का वो वाहिद एंट्री पॉइंट है जिससे हम जरासीम और वायरसेस को अंदर लेके जाने के तमाम खदशात मौजूद होते हैं। यकीनन सेहतमंद मुंह ना कि आपको अच्छी अल्फाज बोलने में मदद देता है, बल्कि अच्छी मुस्कुराहट, जायका, आपको चबाने निकलने में, तमाम चीज़ों में मदद देता है। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तौकीरुल इस्लाम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंटल ऑफ डेंटल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ ज़ाहिर है हम आज जिस मेन चीज़ पे बात करना चाहेंगे वो ओरल कैंसर के बारे में। तो अगर हम माउथ कैंसर या ओरल कैंसर के बारे में बात करते हैं तो ये क्या चीज़ है और हमारे मुंह से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जिसमें ये हो सकता है? ओरल कैंसर आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान में इट्स एट अ रैम्पेंट फेज। कहते हैं कि जी लंग कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा, ब्रेस्ट कैंसर के बाद हमारा ओरल कैंसर इज मोस्ट अफेक्टेड पार्ट। नॉर्मली बेसिकली आई पर्सनली बिलीव कि इट इज़ फार अहेड देन द लंग कैंसर्स। ठीक है। बिकॉज पहले तो ये 40 साल 50 साल की उम्र में बंदों को मिलता था, अब तो हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं दे आर कमिंग एट द एज ऑफ 18 and 20, 25. So young, and the major cause in our society is the use of gutkhas, pan, chalias, naswar, added over with the consumption of alcohol and cigarettes. वो जो जिसे कहते हैं ना, डबल एक्शन ब्राइट हो जाता है अगर आप जब ये ऊपर से ये भी पी रहे होते हैं। सही तो बात consumptions of alcohol has increased manifold in our society. गुटखा पान चालिया right from the age of 5 or 3 or 4 years. और सबसे पहले जो सबसे प्रॉब्लम खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि बिकॉज ऑफ गुटखा एंड शालियाज आपका मुंह जो है ना बंद होना शुरू हो जाता है, सबकुछ फाइब्रोसिस हो जाती है, प्री कैंसर स्टेज। जिसको एक दफ़ा वो सबसे उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो पेशेंट होता है उसका मुंह बंद होना शुरू हो जाता है, ही इज नॉट एबल टू ईट, बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है मुकोजा में, एंड मैलन्यूट्रिशन हो जाती है, और उसके अपने इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, और फिर ऐसा ऐसा पेशेंट इज डिप्लीटेड पता चलता है। एंड मोस्ट कॉमनली माई एक्सपीरियंस, जिसको एक दफ़ा सबकुछ फाइब्रोसिस हो जाए 60-70% चांसेस होते हैं डाउन द रोड 10 to 15 years में उसको कैंसर होता है। So one has to be very careful with these बिल्कुल। things. और आजकल के तो हमारे दौर में ये जो गुटखा छालिए तो एक फैशन सा बन गया, मुंह में लोगों Everybody के is गालों में हर वक्त यहाँ yes, पर yes, भरा yes. रहता है। चाहे हम
और उसके ऊपर सिगरेट भी पी रहे हैं और उसके बिल्कुल। ऊपर माशाल्लाह और वो भी डॉक्टर साहब मतलब मैं इस वक़्त ये नहीं कहूँगी कि हमारा वो तबका जो कि जिनको इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाही नहीं है, वो तो यकीनन इस चीज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे ऑफ़िसेज़ में अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में लोग गुटखा और छालिया का इस्तेमाल करते हैं जी, जी, बिल्कुल, और उनके मुँह में सारा दिन गुटखा भरा रहता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब क्या ये जो ओरल कैंसर्स होते हैं ये आपके मतलब हमें कैसे पता चले कि हमें जैसे अपने मुँह का सेहत का ख़्याल रखना है, आप स्मोकिंग करते हैं, आप टोबैको लेते हैं, ज़ाहिर है यकीनन और फैमिली हिस्ट्री भी है कैंसर की, ये एक्सेसिव और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं। तो हम इनको रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम इनको कैसे कैसे पता चलता है कि आपको ओरल कैंसर हो रहा है? क्या ऐसे हाँ जी, सिम्पटम्स नज़र आते हैं जिनको हमें फ़ौरन देखने की ज़रूरत है? जी, एक तो मैंने आपको बताया ना सभी को सारे तो व्हाइट पैचेज़ आ जाते हैं, हुँ, मुँह ऐसे सब बंद होना शुरू हो जाता है, ये ठीक है। वन ऑफ द प्री अर्ली स्टेजेज़ है। उसके अलावा वहाँ पे चूँकि पान गुटखा चालिया के अंदर वो ऐसे मटीरियल्स होती हैं, ऐसे हैं और फिर वो चूना गत्था जो लगा हुआ होता है, बिल्कुल। वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं एंड दैट कॉजेज़ सम अल्सरेशंस इन द म्यूकोज़ा हुँ, एंड उसमें से फिर वो वेरिकुलस ग्रोथ यानी सेसाइल ग्रोथ हो जाती है और ये एक अल्सर होता है, अनहील्ड अल्सर जिसे कहते हैं। वो अगर आपको नज़र आ जाए और इनिशियली वहीं से शुरू होता है एंड इट्स ऑलवेज पेनलेस, माइंड यू, इनिशियली इट इज ऑलवेज पेनलेस। ओके। बंदा ये समझता है यार ये तो पेनलेस है, कुछ नहीं है। तो बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि ये समझने के लिए कि पेन मीन्स लाइफ। पेन्स मीन लाइफ बिल्कुल। So there is no pain, then that is more difficult. That is something you are landing into a soup. बिल्कुल और वैसे So ही one should be very careful in seeing this. कि there is an ulcer which is not healing in 14 days, even after आप वो सब चीज़ें बंद भी कर दें, तो one should very early, जितना as early as possible आप जाएंगे तो जितनी मिथ्स हैं वो ठीक है अपनी जगह पे, बट उसकी डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट जितनी अर्ली होगी उतनी चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज फार बेटर बिकॉज इट स्प्रेड्स नॉट ओनली इन द ओरल कैविटी एंड बट ये इट गोज इनटू द नेक ऑल्सो। अच्छा इसमें यूजुअली ये भी कहा जाता है कि ये हेड एंड नेक के अंदर ये भी हेड एंड आ नेक कैंसर में आते हैं जी और ये नेक में चला जाता है, फिर कभी कभी वो जो ऊपर के होते हैं फिर वो चला जाए ऊपर जा रहा है पूरा, आधा चेहरा आधी हड्डी एक साइड की जा रही है। समटाइम्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सिर्फ इसको देख रहे होते हैं, नहीं जी ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट माइंड कि आप हेमोपैथ पे जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं हकीमों के पास, बट वो जब वापस कब भेजते हैं कि जब वो इट इज इन द स्टेज 4 और वो पता चला ना वो चीख के साथ लग गया, फिर आपको पूरी आधा चेहरा काटना पड़ता है, सब कुछ निकालना पड़ता है और साथ में हड्डी भी निकालनी पड़ती है। तो वो फिर एक एक केस जो 2 ढाई घंटे में होता है वो फिर 8-10 घंटे में, उसमें प्लास्टिक सर्जरी भी इन्वॉल्व हो जाती है, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसके अंदर ये चीज़ें हमने एडिशनली ऐड कर ली हैं, जिसमें हम अपने मुंह के बारे में सोचना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी। छालिया गुटखा सारा दिन मुंह में पड़ी हुई है बिल्कुल। हाँ, दिस इज हम क्यों है इस तरह के, हमारे बिहेवियर्स क्यों है इस तरह हमारे मुल्क में? actually I think the problem is starts right from the childhood, school going। बच्चों के स्कूलों में भी किसी को नहीं पता चलता कि यार आपने ना कोई इसकी तरफ ज़हन देता है, ना कोई आपको बताता है कि आप ब्रशिंग कैसे करनी है। बिल्कुल कितनी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट और इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम दी टॉडलर एज, यू सी, कि बच्चा जब गोद में भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को यहाँ पर हम रोक रहे हैं, छोटा सा टाइम चेक है क्योंकि घड़ी नहीं रुकेगी, हमें रुकना ज़रूरी है। तो सामीन वापस आते हैं और हमारे साथ ही रहिए। 11:50 a.m. This time check is brought to you by अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तौकीरुल इस्लाम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंटल ऑफ डेंटल मैक्सिलो फेशियल सर्जरी, और आज हम ओरल कैंसर्स पे बात करें, ट्रॉमा एंड कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब जब हमें ओरल कैंसर हो जाता है, ठीक है, जब आपके पास कोई भी मरीज़ आता है तो इसको कैसे ट्रीट किया जाता है कि उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं? पर मैं इससे पहले वाली जो बात करता हूँ दैट जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जी एस्पेक्ट है हमारी डेंटल का हेल्थ का। जी
वो जो टॉडलर्स एज में जी, क्या होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, होता ये है कि बच्चों को मुंह में फीडर दे दिया जाता है सोने के लिए। बिल्कुल, सही कह रहे हैं। तो वो जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका भी बहुत कम हो गया रुझान। बिल्कुल, तो अपनी सहूलत की खातिर आपने बच्चे के मुंह में दे दिया, आपने दे दिया फीडर। फीडर दे उस फीडर की वजह से क्या होता है, रैम्पेंट कैरीज हो जाते हैं। वो जो आप सफाई तो करते नहीं बच्चों की, दांतों की सफाई होती ही नहीं है, तो वो सारे दांतों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। और एट दी एज ऑफ 2 या 3 साल की उम्र में दांत सारे खत्म, बिल्कुल सही जो कह रहे जिसको हैं। हम जो 7 साल में हमें निकलनी है। यस जो बिल्कुल, बचपने के दांत होते हैं जिसको हम डिसीडियस टीथ कहते हैं, वो आपको निकलना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट कॉजेज। उसकी वजह से अब आप देखें हमारे हमारे शेप फेशियल शेप चेंज होनी शुरू हो गई है, मुंह छोटे होने लग गए हैं। वेरी ट्रू। तो ये सब इन चीजें बातों पे एज शख्स स्टार्ट, सोचते ये भी कोई नहीं नहीं है। बताता, ये कोई नहीं, और ये स्कूल्स में होने चाहिए, इसकी बार बार इनकी बताना चाहिए। ब्रशिंग मेथड्स होने, बाज दफा पेशेंट 50 साल की उम्र में हाँ बाबा यार आज पहली दफा दांतों वालों के पास आए हैं, और दैट इज नॉट, इसमें लोग फख्र की बात नहीं है। हाँ, इट्स, आप यूरोप में जाएं, कहीं भी जाएं, जहाँ पढ़े लिखा मुआशरा है, पीपल बिल्कुल। दे गो एट एवरी 6 मंथ्स चेकअप होता है। अच्छा, यही चेकअप अगर होता रहे तो हम लोगों को बता भी दें यार नहीं यार प्लीज स्टॉप दिस। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिसको ल्यूकोप्लेक के होते हैं, अर्ली स्टेजेस होते हैं, चेंजेस इन दी म्यूकोजा में आ रही होती हैं, कि यार सिगरेट स्मोकिंग वाले पेशेंट्स, अल्कोहल वाले पेशेंट्स के यार ये तुम्हारा वाइटनेस हो रही है जो रब नहीं हो रहा, इसको छोड़ दो। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये बेसिक टिप्स हैं कि हमने अपने मुँह का यस, कैसे ख़्याल जी रखना जी, है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास, हमारे मुँह से स्मेल भी आ रही होती है, बैड ब्रीथ भी होती है, लेकिन हम लोगों को शायद पता नहीं चलता ये तमाम चीज़ें। हाँ जी बिल्कुल, उसके लिए वो गम्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, गम्स हुँ, खराब हो रहे होते बिल्कुल गम्स हैं। और ख़राब फिर हो रहे होते हैं। अच्छा, मुंह, आपने जो पहले बात की थी जो ओरल कैविटी है, दैट वो एंट्रेंस पॉइंट है नॉट ओनली टू वायरसेस, ऑल द डिजीजेस ऑफ द, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत जितनी भी ह्यूमन बॉडी की जो डिजीजेस हैं हम मुंह से बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम खड़ा हो रहा वेरी ट्रू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। है। तो ये इतना इतना इतनी लाजमी है कि आपको अपना चेकअप लाजमी कराना चाहिए। अब डायबिटीज़ है फॉर एग्जांपल, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो उसकी वजह से हमारे गम्स बड़े जल्दी ख़राब होना शुरू होते हैं, गम्स स्वेल कर जाते हैं, बोन लॉस हो जाती है दांतों के अंदर, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसी ये इस तरह विटामिन की डेफिशिएंसीज होती हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमको पता चल जाते हैं यार इसको ये है, इसको पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, वो डेट सिग्निफाइज कि कौन सी बीमारी चल रही है आपको। तो ये अर्ली साइंस हैं, अगर आप दिखाते रहेंगे, और ये हैबिट्स जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ जो जिसने मार दी है वो ये है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब हम दांतों के हवाले से अगर बात करें, शायद हम दूसरे डॉक्टर दूसरे शोबों में तो फिर भी चले जाते हैं, लेकिन हम कभी ना दांत में जब तक दर्द ना हो जाए, कैविटी ना हो जाए, बेड़ा गर्क ना हो जाए ना, तब तक हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। इसलिए कि लोगों का कंसेप्ट यही है कि दांतों से मरता नहीं ना कोई। कभी ये भी दिखाना चाहिए कि जी डॉक्टर साहब जरा हमारा मुंह तो चेक करें, हमारी हर चीज अंदर की सही भी है कि नहीं है। और मर्ज़े की बात ये है कि हमारे यहाँ अभी तक वही है कि जो जो डेंटल ये सर्जन्स नहीं है वो भी दवाइयाँ दे रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम ओरल कैंसर की जब बात करें तो मैं ट्रीटमेंट, एक पेशेंट आपके पास आ रहा है तो किस किस्म के ट्रीटमेंट फिर उनको किए जाते हैं, क्या स्टेजेस होती हैं, किस तरह उस पेशेंट को देखा जाता है? एक कॉल ले लें डॉक्टर साहब एक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद अजीम बात कर रहा हूँ कराची से। बाजी दरअसल वेडनेसडे वाले शो में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो कांटेक्ट डिटेल्स मैंने आपको एसएमएस कर दी थी, आपको मिल गई थी? जी बिल्कुल, और मैंने आगे ब्रांड को भी दे दी है। अजीम कोई सवाल करना चाहेंगे? जी जी मैं थोड़ी देर बाद में आपको मैसेज करता हूँ। बहुत शुक्रिया बाजी। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू, यू सो अल्लाह। मच। जी डॉक्टर साहब सॉरी। एक्चुअली इसके 3 मोडालिटीज होती है ट्रीटमेंट के। एक होती है सर्जरी, ठीक है, एक होती है रेडिएशन, एंड थर्ड इज कीमोथेरेपी ठीक है। ड्रग्स के साथ। तो वो डिपेंड करता है स्टेजेस कौन सी है, बट इन मेजर ऑफ द केसेस, मेजर ऑफ द टाइम सर्जरी से हम उसको जितना जल्दी, जितना बेहतर और जितना अर्ली उसको निकाल सकते हैं पूरा निकाल दें। फिर उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आती है उस पर एवेल्यूशन होती है कि इसकी रेडिएशन होनी चाहिए या कीमोथेरेपी होनी चाहिए या नहीं होती है। तो ये 3 मोडालिटीज़ हैं। सर्जरी कैसी है, सर्जरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेक को भी हमको उसका देखना पड़ता है ताकि, क्योंकि वो जो फैलता है वो नेक के थ्रू भी फैलता है, प्राइमरी साइड से भी फैल रहा होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट 3 years आफ्टर सर्जरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसमें there's a lot of risk of having वापस अगेन एंड प्राइमरी सेकंड प्राइमरी वापस से कहीं से हो जाए, क्योंकि मुंह तो एक ही है।
मुंह तो एक ही होती है, उसी में सब जो भी लवाब है वो अंदर ही घूम रहा है। तो आज लेफ्ट साइड पे है तो कल राइट साइड में भी नजर आ सकते हैं। तो वो ये सब चीजें हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ओरल कैंसर की बात करते हैं, हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, ट्रॉमा की भी ऊपर बात करेंगे। ट्रॉमा में बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं जो हमारे चेहरे से रिलेटेड है। इससे पहले मैं चाहूँगी ओरल कैंसर को हम एक दफ़ा थोड़ा-सा, क्योंकि ये बड़ा ऐसा मसला है जो हमारी आबादी में हर दिन बढ़ता जा रहा है, यकीनन पूरी दुनिया में भी ये बहुत सीरियस मसला है। अच्छा, इसमें क्या मर्द हज़रात ज़्यादा देखे गए हैं इस बीमारी के अंदर? शुरू में परसेंटेज अगर गाइड करें। आज से 10-12 साल पहले ये मर्द ज्यादा थे, बट आई थिंक अब तो रेशियो इक्वल तकरीबन इक्वल होता चला जा रहा है। इक्वल होता चला जा रहा है। बट अभी भी स्लाइटली मर्द ज्यादा है, क्योंकि उनके पास वो अभी भी वो बहुत ज्यादा जो है वो गुटखा पान छाले मुंह में लेके सोते हैं। बट इट्स रियली वेरी और सो जाते हैं खाने के खा के ही सो जाते हैं, मतलब पता नहीं मुंह कैसे पे सोते होता हैं। है, सो भी जाते हैं। नस्वार है ऊपर से। हाँ, अब वो ये सब चीजें वो उन लोगों में भी, औरतों में भी हैं कि जो सिगरेट भी पी रही हैं और जो कंजम्पशंस बीड़ी भी और है। उसका हाँ, तो इस्तेमाल। उसमें हमारे स्पेशली हमारे बलूचिस्तान के एरिया से उन वहाँ पे ये बहुत कॉमन है गुटखा पान छालिया भी। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसको ओवरऑल अगर हम एज अ गवर्नमेंट लेवल पे भी बात करते हैं तो इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? आपके पास हर दिन कितने पेशेंट आते हैं, तो आपको कभी नहीं लगता कि शायद हमें इस पे थोड़ा काम करने की जरूरत है? अह, देखिए जी, गवर्नमेंट ने तो रूल लॉ बनाया हुआ है कि जी गुटखा पान छालिया जो है ना वो बैंड है। बैन ये मिलता हर जगह है। वो मिलता माशाल्लाह हर जगह। हाँ, अब वो आपको ही पता है। तो अब बिल्कुल इस पे क्या बोले किसी को, बस सही सिर्फ बात, अफसोस ही हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रॉमा से क्या मुराद है? ट्रॉमा में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, अगर हम उसको डिटेल में थोड़ा बात हाँ, करें सामईन के लिए? ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा भी होता है किसी को, स्पोर्ट्स ट्रॉमा भी होता है, चोट लग गई मुंह में, हाँ, सिर्फ माइनस की है कि जहाँ कोई दांत हिल गए, दांत टूट हाँ, गया और वहाँ से लेके हड्डी टूट गई। और एक्सीडेंट्स हो गए, कॉमनली हमारे यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं और हेलमेट नहीं पहनते। तो और कॉमनली हमारे पास, मेरे पास आते हैं केसेस, मेजॉरिटी हमारे पास केसेस आती है विद द ट्रॉमा विद द टू द ब्रेन, एंड ब्रेन के साथ हमारा फेस का फ्रैक्चर्स, ठीक है। और उसमें एक मैंडिबल फ्रैक्चर है, पूरा ये फेस का आंखों की एरिया की जो हड्डी है वो उड़ जाती है। तो पता चला जनाब वो आंखें जो हैं, क्योंकि हड्डी नहीं है, फैट सारी निकल गई, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वो आंख जो पीछे चली जाती है। तो फिर उसकी पूरी रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, उसको आगे लाना पड़ता है, एनॉप्थेल्मस को ठीक करना पड़ता है। फिर ये सारी चीज़ें, कभी इतनी हड्डी चिकनाचूर हो जाती है कि प्राइमरी उसको तो कर देते हैं, फिर बाद में सेकेंडरी ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो इट टेक्स टाइम, इट इज एंड समटाइम एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज विद इन एसोसिएशन विद न्यूरोसर्जरी बिल्कुल। एंड विद ऑर्थोपेडिक्स। ऑफ कोर्स उसके अंदर क्योंकि 2-3 हाँ, चीज़ें। तो अच्छा वो डॉक्टर साहब, ये ट्रॉमा को कैसे रोक सकते हैं? एक्चुअली 2-3 चीज़ें होती हैं जब आपका एक्सीडेंट होता है, तो एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट प्लेस जो जगह है, ठीक है? तो ट्रॉमा को आप कैसे वो कर सकते हैं कि ट्रॉमा को हम रोक कैसे सकते हैं? और अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है, तो एट द टाइम ऑफ जब एक्सीडेंट होता है, तो क्या ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ख़्याल रखना चाहिए? समटाइम ऐसा होता है कि मरीज़ को उठाकर इस तरह शिफ्ट किया जाता है कि और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती हैं। देखिए, वो तो जो ट्रॉमा के जो बेसिक जो एटीएलएस सिस्टम है, वो तो हर चीज़ पे वही लागू होता है कि जी आपको उसका सर्वाइकल स्पाइन को चेक करना है, उसकी ब्लीडिंग देखनी है, आपने उसका हेमरेज देखना है, आपने उसकी एयरवे को मेंटेन करना है, जो भी मुंह के अंदर टूटता है तो उसको बाहर निकाल के उसके एयरवे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी एयरवे हो, कंट्रोल हो, उसकी ब्रीदिंग सही चल रही हो, उसकी हेमरेज है उसको कंट्रोल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रोड ट्रैफिक में कि वो उसका सर्वाइकल स्पाइन कैसा है। ऐसा ना हो सर्वाइकल स्पाइन अगर फ्रैक्चर है और आपने उसको मैन हैंडल किया है तो वो उसको कहीं पैराप्लेजिया ही ना हो जाए। तो ऑल दीज थिंग जो एक प्रोटोकॉल्स हैं, वो तो सब जो ट्रॉमा के प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो नीरो के हो, हमारे हों या नीचे, सब कंबाइंड हो, उसका प्रोटोकॉल एक ही है। आपने वो सारा ट्रायज जो होता है वो आपको वो, ट्राइज। हाँ, वो आपको वही फॉलो करना है। बट हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि द अवेयरनेस इज दैट कैट वी हैव टू प्रिवेंट, द प्रिवेंशन इज बाय वेयरिंग हेलमेट्स। हमारे यहाँ सबसे, आपकी मोटर बाइक के ऊपर वो डंडे लगने चाहिए ताकि वो पूरा नहीं नीचे गिरे। इसी तरह रैश ड्राइविंग, और जो ड्राइविंग गाड़ियों की जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो स्ट्रेट शीशे पे जाके सामने का चेहरा जाके लगता है, तो सामने का जो चेहरा होता है वो पूरा अंदर दब जाता है पूरा।
तो that area becomes this central part of your face है, वो जब अंदर पिच जाता है तो वो बंदा बड़ा बुरा लगता है। तो that is what is important कि आप अपनी ड्राइविंग ख्याल से करें, होश में करें, बिल्कुल होश में करें, होश सबसे में करें। इम्पोर्टेंट, और फोन का इस्तेमाल कम से कम से करें। कम द Guys, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आजकल ये बहुत बड़ी हो गई है कि आप जिसको देख रहे हो फोन में बात कर रहा होता है, मैसेजेस भी कर रहे होते हैं मैसेजेस while भी कर रहे driving. होते हो और उनका एक हाथ से पूरा मोबाइल चल रहा होता है। Amazed. Amazed and the people are very brave. Very true. सामीन, आज हमारा आप शो सुन रहे हैं हेल्थ फॉर एवरीवन और हम ओरल हेल्थ के ऊपर बात करें। एक कॉल भी आ रही है, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम हेलो, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंबर, मैं मकसूद बात कर रहा हूँ। जी मकसूद साहब, कोई सवाल? अंबर जी, मैं बुटीक में काम करता हूँ। कहाँ हमारे काम बुटीक करते हैं? बुटीक में? मैं बुटीक में काम करता हूँ। ठीक है। मेरे दो दोस्त है ना, ठीक है, एक का नाम यूसुफ है, एक का नाम है बासित है। ठीक है। और बासित तो ऐसा है बेचारा, वो 2 रोटी तकरीबन आधा घंटा लग जाता है खाने में उसको। उसकी मुंह बिल्कुल ही बंद हो गई गिलानी खा खा के ना। ठीक है। और ये प्रोग्राम वो सुन रहा भी है। और एक यूसुफ है, वो सुबह 7 बजे से लेके आज रात में नाइट है हमारा, ठीक है। नाइट 3 बजे तक होगा। वो 3 बजे तक वो गिलानी खाते रहेगा तकरीबन 250 से 300 रुपए की गिलानी खा लेगा। 2 बाल बच्चा वाला, इतना समझाया समझ में नहीं आता है। डॉक्टर साहब को बोली कोई एडवाइस देने उसको, गिलानी क्या अल्लाह उसको चीज भला है? करे। गिलानी क्या चीज है? गिलानी गुटखा खाता है वो, अच्छा अच्छा, बासित भी गिलानी। और यूसुफ भी। ओ अच्छा, दिस इज द ब्रांड ऑफ गुटखा। ओके, ठीक है जी। बासित का तो मुंह ही नहीं खुल रहा है, उसका 2 रोटी आधा घंटे लग जाता खाने। ठीक है जी। ये वही बात है, ये जिसको मैं अक्सर म्यूकस फाइब्रोसिस कहता हूँ, वो ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस है। ये मुंह ऐसे सब बंद होना शुरू हो जाता है। वो कह रहे हैं आधा घंटा लग Yes, जाता yes. है, आधी It comes to any patient is hardly opening 1 millimeter, 2 millimeter mouth, and burning sensations अलग होती है malnutrition की वजह से वहाँ पे, और अदर डेफिशिएंसी। अदर डेफिशिएंसीज की वजह से म्यूकोजा और थिन हो जाता है, एट्रोफी, वो मिर्ची की चीजें खा ही नहीं सकता, एंड दैट इज अर्ली साइन कि मिर्चें उसको लगनी शुरू हो जाती हैं कि यार मेरा वहाँ पे मुंह बंद होना शुरू है। दिस इज वेरी 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 पेनफुल, और दिस इज वन ऑफ द रीजन। और ये जो पेशेंट्स होते हैं, टू बी लेट मी टेल यू फ्रैंक, it just matter of time, 10 years down the road, and they are very difficult to treat. मतलब और उनको ये खुद भी समझ भी नहीं आ रहा था कि इनका मुंह बंद पता हो सबको होता है क्या वजह क्या, बट वो एक नशा है ना, एक नशा है, ये नशा है, वो चीज जो है, that is one of the important things. फिर इसकी सर्जरी होती है, और हम लोग मुंह जो खोलते हैं, मुंह इतना खोलते हैं कि ये देखने के लिए मुंह खोलते हैं एक कि ताकि वो कुछ खा ले, हाँ। और खुदा ना खास्ता, क्योंकि जब मुंह ही नहीं खुल रहा, हार्डली 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर है, तो हमको तो नहीं पता चलता अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। तो मुंह खोलने का मतलब ये नहीं कि ट्रीटमेंट हो गई है, बोथ इट्स एन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। वो एक दफा हो गई, वो खत्म नहीं होती। उसको हम मुंह खोल के आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे, आपको एक्सरसाइजेस करनी, लकड़ी डाल के मुंह खोलते रहेंगे, और यस इसको मगर पहले सर्जरी होगी, मुंह खुलेगा, और वो सर्जरी इसलिए की जाती है, कंसेप्ट ये है कि थोड़ा सा कुछ खा ले, जान बन जाए, और खुदा ना खासा कहीं कोई म्यूकोजल चेंजेस आ रही हैं, अर्ली चेंजेस आ रही हैं, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकें और उसकी वो भी ट्रीटमेंट है वो करें। बिल्कुल सही बात है। मेरे ऑफिस में यकीनन बहुत सारे लोग ये शो सुन रहे हैं, और यकीनन आज मैं चाहूंगी कि वो थोड़े परेशान जरूर हों ये शो नहीं, ये मैं आपको बता दूं जी कि दिस इज अ रैम्पेंट थिंग, एंड पीपल, अफसोस है कि पढ़े लिखे लोगों में बहुत ज्यादा है, एंड पता नहीं कैसे पढ़े लिखे हैं। सही बात, आई एम वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल एक बहुत ऐसी हकीकत है जिसको हम समझना ही नहीं चाहते। सामीन, आप हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा टाइम चेक है, टाइम चेक के बाद वापस आते हैं और आपके सवालात को मजीद शामिल करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। 11:30 a.m. This time check is brought to you by Tapal Family Mixture. मेरी फैमिली, मेरी स्ट्रेंथ। ये दिखता है कि ब्लॉक होगा, पैलेट होगा, तो उसकी तकलीफ होती है, और किसी के दांत आगे आए हैं, पीछे गए हैं, लंबे हैं, फेस लंबा हुआ है, वो कुछ नहीं हो सकते, और आप ठीक करनी है, जान ठीक करनी है, उसमें आप आ जाए
नहीं वो डिपेंड करता है कि आप फेशियल तो हम 20 जनवरी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करना चाहिए मगर ये ब्यूटी वाले और वो सारे के सारे जो हैं मेरे को आप ब्यूटी पॉइंट अंबर आपकी होस्ट, आपकी फेवरेट शो है हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, आज हम आपके चेहरे से रिलेटेड, आपके मुंह से रिलेटेड तमाम उन चीज़ों के ऊपर बात करें कि आप किस तरह अपने पूरे चेहरे की खूबसूरती का भी ख्याल कैसे रख सकते हैं, अपनी ओरल हेल्थ का भी कैसे ख्याल रखते हैं, अपने मुंह के अंदर होने वाली तमाम तब्दीलियों का। जैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों का हमेशा उसको इग्नोर ना करें, उसको महसूस करते रहें। तो इसी तरह आज हम बात करेंगे कि आपके मुंह के अंदर भी एक दुनिया है। यकीनन है ना डॉक्टर साहब, हमारे बिल्कुल। मुंह के अंदर भी एक दुनिया है जिससे सारी चीज़ें ही अंदर जानी, चाहे वो जरासीम हो, वायरसेस हो, अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें हों, यहीं से जाते हैं अंदर। जाती हैं। बिल्कुल, दुनिया की हर नेमत हो, और यकीनन ये हमारा मुंह ही सब कुछ है जिसकी वजह से हम सारी बीमारियों को दावत भी देते हैं और अपने आप को सेहतमंद और खुश मिजाज भी रखते हैं। तो सामीन, आज हमारे साथ डॉक्टर तौकीरुल इस्लाम मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। एक कॉल है, कॉल पहले ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, नसरीन बात कर रही हूँ कराची से, खैरियत से हैं? जी नसरीन। अच्छा, सवाल है डॉक्टर साहब से कि जो दांतों की फिलिंग होती है, जैसे जगह बन जाती है, हम फिलिंग करवाते हैं ना, तो वो फिलिंग खत्म भी हो जाती है। एक तो ये इसके बारे में बताएं, दूसरा कि अगर दांत निकल जाती है तो फिर उसकी जगह गैप आ जाता है, अगर वो नहीं लगवाते तो उससे क्या असर पड़ता है बाकी दांतों पर, ये जरा बताइएगा। ठीक है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, अच्छा सवाल है इनका। देखिए जी, फिलिंग निकल जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, डिपेंड करता है फिलिंग जो है कितना दांत नीचे से कितना खराब है। मोस्ट कॉमनली जब फिलिंग दफा निकल जाती है तो नीचे उसके कीड़ा ही उर्फे आम में हम कहते हैं ना, कैरीज लगी होती है, कीड़ा लगा होता है, तो वो डेफिनेटली वो नर्व्स के नज़दीक होता है। तो मोस्ट प्रॉब्लम हम उसको सेव करना हो, एक दफ़ा दांत में कीड़ा लग जाए तो उसके दो ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, या तो फिलिंग हो या ट्रीटमेंट हो, या उस दांत की दांत निकाल दिया जाए। तो उसका उस स्टेज के ऊपर अगर जब फिलिंग निकल जाती है, भी एवेल्युएट करते हैं कि वो वापस से रीफिलिंग हो सकती है या फिर हमको उसकी फर्दर मैनेजमेंट है वो कि रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल करने के बाद दांत थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, उसको मजबूत रखने के लिए उसको कभी बिल्डअप करके शेप दे के फिर उसके ऊपर क्राउन चढ़ाते हैं, क्राउनिंग करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अभी थोड़ा सा बात कर रहे थे, हम शो के बीच में बात कर रहे थे, जैसे हमने ट्रॉमा के ऊपर तो डिटेल में बात कर ली, जैसे चेहरे की खूबसूरती के लिए, जैसे उम्र के साथ साथ जो हमारे ख़वातीन है, स्पेशली अगर हम उनकी बात करें तो यकीनन वो हमेशा जवान रहना चाहती हैं। ये बड़ा एक ऐसा फैक्ट है कि हमारी जो औरत है ना, वो कभी बूढ़ी नहीं होना चाहती है, खूबसूरत और जवान रहना चाहती है। तो यकीनन उसके लिए हम डिफरेंट पार्लर्स भी जाते हैं, और ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट है, बूटेक्स है, डिफरेंट और ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि अब तो पार्लर भी कर रहा है। तो समझ नहीं आता कि ये ट्रीटमेंट क्या अस्पताल में होने चाहिए या पार्लर में होने चाहिए। तो क्या ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कब करवा सकते हैं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते? देखिए जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ हमारे हम लोग बस आज़ाद हो गए। 47 में हमने आज़ादी ली और आज़ाद हो गए। ये चीज़ें स्पेशलाइज्ड लोगों का काम है, एंड आई हैव सीन केसेस कि उनके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ये स्पेशलाइज्ड लोगों का काम है, स्पेशलाइज्ड लोगों को करना चाहिए। जिस तरह कॉस्मेटिक सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम फेशियो मैगजिली सर्जन्स हैं, प्लास्टिक सर्जन्स हैं, हम लोग बोटॉक्स और PRPs वगैरह बहुत करते हैं। और ख़ासकर PRP हम लोग तो सिर्फ यहाँ नहीं करते, अंदर इम्प्लांट्स के अंदर भी जो हम डालते हैं मुंह के अंदर, तो हम लोग PRP डाल के करते हैं, उसकी ग्रोथ्स करते हैं। तो ये एक्चुअली हमारी हम सबको जो हम जब एज अ नेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम लोग समझना चाहिए कि यार कौन लोग हैं जो कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले देयर रोल ऑल्सो, उनको भी यार तुम लोग नहीं कर सकते ये लोग। स्टरलाइजेशन कैसी होगी वहाँ पे, कौन सी चीज़ें लगती हैं। आई डोंट नो, आपने ब्यूटी पार्लर्स का नाम लिया, मैं किसी के बारे में नहीं बात नाम करता, हम किसी का हाँ नहीं किसी के नहीं ले सकते, बट सकते। आई नो आपको नहीं पता आपके वहाँ मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है, आपकी स्टरलाइजेशन कितनी है, कैसी स्टरलाइजेशन हो। डेफिनेटली नोबडी हैज गॉट दैट वैक्यूम टाइप का स्टरलाइजर, तो किसी के पास नहीं होगा। वो एक गामा रख लेंगे या डेटॉल से साफ करके आपके मुंह में डाल देते हैं, लगा देंगे इसी। तो दिस इज नॉट, जिनको स्टरलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं पता, वो आप आई डोंट नो, आई हैव सीन रिएक्शंस
I've seen reactions. So please, the only message is yes, go to specialized people जो इस पे trained है, जो जिनका पास skills है and knowledge है to do this, to handle these cases. Please don't get it done from XYZ. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, तो क्या ये ओवल कैंसर होने के चांसेस होते हैं या इसके एक पर्टिकुलर रीजन है जो आपने सब बताई? जेनेटिक्स में जेनेटिक्स में चेंजेस हैं, जेनेटिक्स इसका प्रॉब्लम है, बिल्कुल आता है, बट हमारे यहाँ अभी तक वो चल ही रहे टू फाइंड आउट द जेनेटिक्स कि कितना फैमिली में ये चलती है, जस्ट लाइक जैसे ब्रेस्ट कैंसर है वो फैमिली में भी चलता है, तो ये इस तरह नहीं है, बट हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम ये हरकतें छोड़ दें। उसके बावजूद भी बहुत लिमिटेड ये पेशेंट्स ऐसे हैं जो दोज हु डोंट स्मोक, हु डज नॉट, जो पान गुटखा नहीं खाते, उनको भी हो जाता है, बट उनकी सिविरिटी ज़रा कम होती है वाली, तो इसमें सिविरिटी ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब एक सवाल है, बाकी में ये सवाल ऐसा है कि जो मुझे यकीनन पूछना चाहिए कि बच्चों के अंदर जब आप देखते हैं कि जब 7 साल की उम्र के बाद उनके दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर उनके असल दांत आ जाते हैं, तो पहले तो दांत बहुत खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल शेप में होते हैं, और फिर आने के बाद कोई दांत बड़ा, कोई टेढ़ा, ये क्या वजह होती है? मतलब खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं या कोई हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी बच्चे की होती है जिसकी वजह से हो जाते हैं? लेकिन जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो ये चीज़ जो है ना, ये दिस इज़ वेरी मच डेवलपमेंटल, ये जो आप बात कर रही हैं ना, जो चेंज ऑफ शेप आ जाता है, ये फैमिली से आता है। ये भी फैमिली हाँ, फैमिली में कहीं ना कहीं किसी का दादा बाप, ये वो जीन आ गया बीच में। अच्छा, जेनेटिक ये भी इसमें है, बट द प्रॉब्लम हमारे यहाँ इस वक्त जो सबसे प्रॉब्लम है वो अर्ली लॉस ऑफ योर प्राइमरी टीथ्स, जो जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, उसमें अर्ली लॉस। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़रूरी है समझने कि ये जो दूध के दांत होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दूध के दांत ऐसे होते हैं जब आप चू करते हैं तो वो जो फोर्सेस पड़ती हैं, तो वो उससे आपका जो फेशियल बोन है वो ग्रो करती है, लिटरली एंड मीडियली बोथ। ठीक है, क्योंकि जो नीचे का जो परमानेंट टीथ है उसका साइज प्राइमरी टीथ से चौड़ा और बड़ा होता है, उसके लिए वो जगह बनती है। तो वो अल्लाह ताला अगर वो जल्दी लॉस कर जाए, क्योंकि इसका भी एक अल्लाह ताला ने एक जिस तरह प्लासेंटा और मदर का एक रिलेशन लिखा हुआ है, वहाँ पे देयर इज अ कॉर्ड, इसी तरह इस प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ के दरमियान देयर इज अ कॉर्ड, गुबर्निकल कॉर्ड कहते हैं हम उसको। ठीक है, और जब उसका टाइम होता है तो वो उस कॉर्ड के तहत ऊपर आता है और वो रिजॉल्व करते हुए पोजीशन पे आ जाता है। अगर हम उस दांत को निकाल दें प्राइमरी टीथ को, तो वो कॉर्ड गई, तो वो वहाँ पे क्या हो, वो दांत बीच में आजू बाजू के जो दांत होते हैं वो टिल्ट करके गैप बंद हो गई, वो दांत टेढ़ा निकल गया, मुंह टेढ़ा हो गया, या मुंह छोटा रह गया, या निपल है, या आपने थंब सक्कर्स हैं, या आपके निपल इसकी वजह से आपके जो सामने का जो मैक्सिला है वो पॉइंटेड आउट हो गया। तो ये सब चीज़ें उस वक्त है आपको जब चेक करनी है। तो अर्ली लॉस ऑफ जो टीथ है हमारे डेसिडियस, इट शुड बी प्रिवेंटेड। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हैदराबाद से अरशद बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग किया तो डॉक्टर का सुना, मुझे फिर अब सब याद आया तो उसके बारे में। जैसे जो दांत की दाढ़ें निकल जाती हैं तो उसका दोबारा जो लगती हैं या लगाई जाती हैं वो सही रहती है? एक तो ये पूछना है, और दूसरा मेरे दांत इस तरह से टूटते हैं कि ऊपर के हैं तो नीचे के नहीं है, कहीं नीचे के हैं तो ऊपर के नहीं है। अब वो एक तो दांत ही हैं जिनसे फिर वो चबाया जाता है, बहुत मुश्किल होती है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 45। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने। अब ये डिपेंड करता है कौन सी दांतें निकल गई हैं, दाढ़ें निकल गई हैं। अमूमन इसको दाढ़ों में निकालने के बाद हम डेंचर्स भी लगाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन। आजकल जो है कॉमन है दैट इज इम्प्लांट्स लगा के हम उसको, दैट गिव्स यू। लेकिन और सब ये काफी एक्सपेंसिव एक होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना इसको, तो डेंचर्स भी। हाँ, फेयर एनफ, बट उस डेंचर्स का प्रॉब्लम होता है कि वो फिर आगे चल के आपके जो रिज को रिजॉल्व कर देता है, तो वो लूज होना शुरू हो जाते हैं। तो और जब बोन आपकी रिजॉल्व हो जाती है तो वो उसकी वजह से डी शेपिंग शुरू हो जाती है। वेरी ट्रू। अब आप देखें ना, जितनी भी हमारी ओल्ड हैं, जो हमारी बूढ़े लोग होते हैं, वहाँ तो वो उनका नीचे का जो मैंडिबल है, चिन है, वो चिन वो लंबा हो जाता है और फिर खाते हुए बात करते हुए निकल भी आता है। तो यू शुड हैव, अल्लाह ताला ये, और जब दांत निकल जाते हैं और आप वहाँ पे कुछ दांत नहीं लगाते तो साइड के दांत टिल्ट कर जाते हैं, वो
ऊपर का दांत, क्योंकि वो दांत अल्लाह ताला ने एक दूसरे के साथ बना के रखा होता है, तो वो नीचे आ जाता है, क्या मेरा साथ वाला कहाँ चला गया। सही बात है। बिल्कुल। अच्छा तो डॉक्टर साहब एक और सवाल करना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बोन्स प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो मैं देखती हूँ ज़ाहिर है आस-पास जो लोग होते हैं वो आपसे जब बात करते हैं तो मैं उससे एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि जब आपको हड्डियों का मसला या आपको आर्थराइटिस है, तो कहीं न कहीं आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जॉ बोन्स और ये अफ़ेक्ट करती हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है पहले तो आप बहुत सख्त चीज़ भी मुँह से तोड़ सकते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं यार अब थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए, हर सख्त चीज़ नहीं खा सकते अब। तो ये क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आर्थराइटिस, इफ इट इज रूमेटाइड आर्थराइटिस है, आर फैक्टर वाला के साथ है, ऑटोइम्यून डिजीज वाला है, तो वो उसमें ऐसा यस कैल्शियम का, विटामिन डी का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन यू रियली आस्क्ड। मैं इसमें अच्छा हुआ आपने मुझे ये बात की कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि स्पाइन इंजरीज या स्पाइन का प्रॉब्लम आ जाए, और ये ऑर्थोपेडिक्स में जो आर्थराइटिस के प्रॉब्लम, इनको हम बिस्फोसफोनेट्स देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये आई होप पीपल अंडरस्टैंड, ये मेरी बात जा रही है, बिल्कुल। प्लीज फॉर ऑल दोस फिजिशियंस एंड क्लिनिशियंस, दिस इज फॉर देम, कि जब आप बिस्फोसफोनेट शुरू करें उससे पहले उनका डेंटल चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि अगर हमको दांत निकालना पड़ जाए किसी भी वक्त, और अगर वो इंजेक्टेबल पे है, तो वहाँ पे बिस्फोसफोनेट ब्लड फ्लो कम कर देते हैं। देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वहाँ पे उसकी नेक्रोसिस हो जाए, बोन उड़ जाए, खत्म हो जाए। तो जब भी हम बिस्फोसफोनेट शुरू करें फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स पेन्स एंड स्पाइनल पेन्स, ये दवा है। ये दवा है, देते सब देते हैं। अब प्रोस्टेट कैंसर्स में भी देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स में भी देते हैं, कि वो कैल्शियम को रोकने के लिए बॉडी से। तो उसके प्लीज पहले डेंटल चेकअप कराएं, डेंटल रिव्यू करवा लें, जो दांत निकालने वाले उससे पहले निकलवा लें, और जो बचाने जाए, क्योंकि उसके बाद जब हम निकालने जाते हैं ना, वो हमारे लिए एक अजाब हो जाता है और बहुत डर लगता है, क्योंकि उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द बोन हो जाती है, और उसके कभी-कभी हमको पूरा बोन सर्जरी करनी में हम कितना काटेंगे, क्योंकि ये बोन कट नहीं सकती, कटती है, पूरी उड़ानी पड़ती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द लास्ट 5-6 years, every week I have seen one case of osteonecrosis. I don't know, people are not aware, हमारे क्लिनिशियंस अवेयर नहीं है, या हमारे डॉक्टर्स या हमारे पेशेंट्स अवेयर नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, एंड और उनको मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मैंने किसी के अभी तक बहुत बड़ी सर्जरी नहीं की, उसको मैंने कंजर्वेटिवली मैनेज किया, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मालिक का बड़ा करम, अब तक वो सही हुए हैं, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड देयर इज ऑलवेज अ डेंजर कि हमको उसकी सर्जरी पूरी करने का मतलब है कि हमको हड्डियां निकालनी पड़ेगी। सो बिफोर going for bisphosphonates, it's an open message for everybody, every clinician, please get that patient's dental checkup. दांत निकालने का मतलब ये है कि वहाँ ब्लड फ्लो नहीं है, वो हड्डी उड़ गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मतलब आपके, अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपको कोई आपकी बैड हैबिट भी नहीं है, तो तब भी अगर आपके जॉज में या कोई ऐसी चीज आपको फील हो रही है, तो आपको डेंटिस्ट के पास फौरन जाना चाहिए। मेरे पास, मैं आपको आपसे मैं बात करके भी बताता चलूं कि मेरे पास सबसे ज्यादा जो केसेस आजकल आते हैं, यानी वन ऑफ द मोस्ट, यानी जेनरिक जो हम बात करते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड जॉ पेन्स बहुत है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक आपने बड़ी जबरदस्त बताई, स्ट्रेस से भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से जो जॉ में जो पेन होता है, एक तो इतना मिसडायग्नोज्ड है, इतना मिसडायग्नोज्ड है कि किसी को पता नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई, somehow or the other. In every OPD of mine there are 7 to 10 patients. मैं खुद थक गया हूँ in the last 10-15 years, जब से मैं यहाँ पे 15-16 साल हो गए। क्या मशवरा देते हैं ऐसे लोगों को जो स्ट्रेस के साथ आपके आते हैं कि जी यहाँ मुंह नहीं खुल रहा, यहाँ दर्द हो रहा है, कुछ हो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी नींद ठीक नहीं होती, तो दैट मीन्स कि दे आर अंडर डिप्रेशन और एंजाइटी। अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ सोचते बहुत हैं, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते। अर्ली टू बेड, अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइजेस, आपको अपनी वॉक करें, कुछ करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है योर मोबाइल। बंदा मोबाइल देख के 2-3 बजे तक सुबह से मोबाइल ही देख रहा है।
एंड उसकी रेडिएशंस आई डोंट नो, बट मेरा ये है कि मैं सब पेशेंट को जो मेरे MFPD के यानी मायोफेशियल TMJ के प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स आते हैं एंजाइटी में, मैं सबसे पहला काम ही कहता हूँ 9 बजे के बाद मोबाइल ही देखना, घर से बाहर फेंक दो, बिल्कुल सही करते हैं, साइलेंट करके ड्रॉ में बंद कर दें। घर से बाहर फेंक दें। सही बात है, नहीं घर से बाहर नहीं मेरा कहने का जाना। मतलब ये कि इट इज टू बी सो मच Yeah. विद यू एंड विद योर फैमिली, बच्चों के साथ भी, बिल्कुल बिकॉज दिस इज लिटरली हमारी सोसाइटी को, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हमारे एडल्ट्स को दवाई की तरफ लेके जा रहा है। यानी इतना टेंशन और डिप्रेशन है कि बंदा सोचते सोचते, होता क्या है जब बंदा सोच रहा होता है तो उसको अपने मुंह को चुबा रहा होता है, जब चुबा रहा होता है तो वो फोर्स ट्रांसमिट हो रही होती है जॉइंट्स के अंदर, और वो उसके अलावा बंदा जब भी आप पूछेंगे यार मेरे नेक में पेन्स हैं, मेरे वो उसको किसी ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कह दिया, सर्वाइकल पेन है, उसके पता हाथों भी में नहीं पेन, होता। उसके हाथों में पेन है, वो सिंपल एंजाइटी का पेशेंट है। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मेरे जो सामीन सुन रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमारे जॉ बोन्स के You पेन, must take 7 to 8 hours of very sound sleep, जिसमें कोई ख्वाब ना आए, सही बात है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीपल शुड अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ हेल्थी जितना सोगे, अच्छा सोगे, उतना हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ये क्या होते हैं, क्या रिस्क होते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इससे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये कंजेनाइटल के अंदर हमारे यहाँ कॉमनली क्लेफ्ट लिप्स हैं, क्लेफ्ट पैलेट्स हैं, ये तालू जिसे कहते हैं, कटा हुआ तालू, जी, कटा हुआ होंठ, बिल्कुल, और नाक, और आपका भी गायब है, किसी के एक कान गायब है, हाँ। तो ये वो टीचर कॉलन सिंड्रोम है, एपर सिंड्रोम, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों के सिंड्रोम के साथ भी सब मिक्स चीज़ें भी होते हैं कि माँ हाँ जी। ने शायद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाँ जी, ये तो ये कॉमनली होते हैं, ये फैमिली भी होता है, हाँ, और साथ में आपने कुछ ड्रग्स ले ली हैं, कुछ ऐसी कुछ काम हो गए हैं, तो बस अल्लाह ताला, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये इनके फिर एक प्रोटोकॉल्स हैं, और उसको फिर हमको पूरा ये चलाना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब अगर ये चीज़, जब बच्चा पैदा होता है और उसकी क्लेफ्ट लिप पैलेट है, तो विद इन फर्स्ट 3 वीक्स उसको ऑर्थोडोंटिक्स के पास ले जाएं और उसको नेजल लेबल फोल्डिंग करवा लें, तो वो जो गैप है बहुत बड़ा, वो 1/3 से भी कम हो जाएगा। सही, जब वो नेजल एल्वोलर मोल्डिंग फर्स्ट 3 वीक्स में हो जाएगी, तो वो जो भी सर्जरीज होती हैं वो बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन हो जाती है। फिर बाद में तालू की सर्जरी जब करना है, वो उसके अपने टाइमिंग्स हैं, जैसे डॉक्टर्स आपको बताते चले जाएं। फिर एक स्टेज आती है कि अगर नहीं करते तो वो ऊपर का मैक्सिला जो है वो छोटा रह गया या टेढ़ा रह गया, तो फिर उसकी फिर हमको सर्जरीज करनी पड़ती हैं, तो वो एक पीरियड्स हैं। फिर ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी भी होती है, एज के साथ साथ, हाँ, वो डिफरेंट एजेस पे डिफरेंट सर्जरीज होती हैं, बिल्कुल। एक कॉल, और इसमें फिर स्पीच थेरेपी भी बीच में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत स्पीच थेरेपी तो वाकई में बहुत जरूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जुबैदा अदीब, नॉर्थ नाज़ाबाद से, सॉरी फॉर नहीं प्लीज, कमिंग। आप हमेशा अस्सलाम दोबारा वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम जी। प्रोग्राम बहुत अच्छा, मालूमाती, आप अच्छी बातें बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर देखा है लोगों को किसी महफिल में जाएंगे या वहाँ कपड़े सब कुछ पहना, परफ्यूम बड़ा छांटा हुआ होता है, छांटते हैं परफ्यूम, लेकिन गम्स का इतना इन्फेक्शन होता है कि उनके मुंह से बदबू के भपके निकलते हैं कि बैठने को दिल नहीं चाहता, आउट ऑफ एटिकेट्स भी है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये सिर्फ गम्स का इन्फेक्शन है या टॉन्सिलाइटिस है या पेट का कोई मर्ज है? प्लीज इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का। मेजॉरिटी 95% तो गम्स का प्रॉब्लम है। ये असल में वो कोई ऐसा कोई लेवेंडर नहीं है जो मुंह में बट वो माउथ वॉशेस के साथ बंदा करता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमको सिर्फ दांतों की सफाई और मसूड़ों की सफाई, जिससे हम सब भागते हैं यार दांत कमजोर पड़ जाएंगे, नहीं, हर 6 महीने, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स कहते हैं, 6 महीने के बाद आपको अपनी दांतों की सफाई करानी चाहिए। ये वाहिद वो चीज़ है जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है दांतों के लिए और मुस्कुड़ों के लिए। जो फाइबर्स होते हैं उसको रीअडेप्टेशन मिल जाती है, रीओरिएंटेशन होती है, और ज़्यादा अच्छे मजबूती के साथ आते हैं। अच्छा, वो गम्स की खराबी बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले भी मैंने कहा, डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमन है, विटामिन डेफिशिएंसीज में भी है, और बहुत सारी चीज़ें बीमारियों में भी आ जाती है। बट नॉर्मली ये है कि आपकी सफाई सही नहीं है। अच्छा, पेट की जो बीमारी से जो बड़ा हमारे यहाँ एक बड़ा कंसेप्ट है, वो उसमें सिर्फ वो सिर्फ दांतों में जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो मुंह से जो प्रॉब्लम आएगी, वो उसमें उसको पेट में ठीक ठाक किस्म का दर्द हो रहा होगा,
सही है। ठीक है ना, वो उन पेशेंट्स में होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स हमारे बहुत हैं, उनमें ये प्रॉब्लम भी होता है, उनमें हमारे जॉइंट का मसला भी खड़ा होता है, और वो मुंह से बदबू जो है ना बहुत वो आती है, बट इट्स अ वेरी लेट स्टेज। असल कॉमन कॉज इज योर लोकल कॉज। हमारा लोकल जो है ना वो सबसे पहले हम इसको ट्रीट करते हैं, लोकली आप सबसे पहले अपना ठीक कराएं, तो वो इसके लिए 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है ना, अगर आप रेगुलरली 2 3 महीने बाद सफाई कराएं तो बेहतर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं ना कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात को, तो क्या वाकई सिर्फ 2 दफ़ा काफ़ी होता है, या हम तो दिन में बहुत दफ़ा मीठा भी खाते हैं, बहुत दफ़ा वो रात को मैं मानती हूँ ठीक है हम सोने लगते हैं तो दांत साफ करें, लेकिन क्या दिन में 2 से ज़्यादा दफ़ा भी सफाई कर सकते हैं दांतों की? आप सिर्फ ब्रश के साथ साफ कर लें, ब्रश के साथ साफ कर लें, खाना ना फंसे, खाना खाते हुए आप खाना फंस जाता है वो उसको निकाल लें ब्रश के साथ। और अच्छा, जो टूथपिक का इस्तेमाल और फ्लॉस होता है वो फ्लॉस ठीक है, अगर आप उसको स्ट्रेट लेके ला सकते हैं, ठीक है। टूथपिक तो ज़रा अवॉइड ही करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि टूथपेस्ट मार्केट में बहुत सारे ब्रांड मौजूद हैं। कोई कहता है जी मसूड़ों के दर्द के लिए ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए ये वाला इस्तेमाल करें, तो कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? बड़ा एक ब्रांड के बीच में एक वॉर भी है, क्या क्लोराइड कितना है इसमें, क्या नहीं है, बहुत सारे आप देखते हैं फ्लोराइड, इश्तेहारात में। जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, फ्लोराइड है, हम्म। बस मेरे में वही ले लें। अच्छा, और बच्चों के लिए क्या रिकमेंड बच्चों में भी फ्लोराइड के टूथपेस्ट आते हैं, एबीसी आते हैं, सिक्योर टाइप की कुछ चीज़ें हैं, एंड वो आप उसमें ही आप उसी के, ताकि फ्लोराइड जो है दैट स्ट्रेंथन्स द टूथ स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रेंथन्स द टूथ स्ट्रक्चर। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसमिक वाले भी डाल देते हैं, अब तो ये भी आ गया, तो इट्स ऑल देयर, बट बेसिकली वो आपकी सफाई रखने के लिए है। अच्छा, और ब्रश जो है वो कब चेंज करना चाहिए? ब्रश ये डिपेंड करता है, मगर ये मेरे ख्याल में मतलब 1 साल के बाद करें नहीं, या महीने के बाद करें? वो जब एक्चुअली उसकी जो ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो हल्का सा खुलना शुरू हो जाए, दैट कॉजेज डैमेज टू द गम्स। आई थिंक दैट टेक वो महीना 1.5 महीने में खुल जाते हैं। अगर वो डिपेंड्स आप कितना विग्रेस, आपको विग्रेस नहीं करना, आपको सिर्फ नॉर्मल ब्रशिंग करना, और ब्रशिंग का मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कितने सेकंड ब्रश करना चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट? एटलीस्ट 3 to 5 minutes, बहुत 3 ज़्यादा minutes, हो गया 3 minutes, मिनिमम 3 minutes, इतना टाइम तो लगाना चाहिए। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं भी 3 मिनट ब्रश करती हूँ कि नहीं करती। बट it's not the brushing, it is the method of the brushing which is very important. और बिल्कुल सामीन, आप YouTube पे जाएं तो वो यकीनन आपको डिफरेंट ब्रशिंग मेथड्स हाँ, it is the method of the brushing that is important. हम लोग जो ब्रश करते हैं ना, पकड़ते हैं और मुंह को रगड़ देते हैं, और उस रगड़ने से ये होता है कि वो दांत घिस जाते हैं और वो सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अभी भी हमारे पास 5-6 मिनट है। आखिर में मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि बेसिक चीज़ें आपके दांतों को, आपके गम्स को हेल्दी रखने के लिए, ओरल कैंसर से बचने के लिए, आप एक ओवरऑल अगर एक समरी देना चाहें हमारे सामीन के लिए, एक ऐसा पैगाम जो मैं समझूं कि वाकई में उनको शायद समझ आ जाए कि हमने अपने मुंह का कैसे ख्याल रखना है। देखिए जी, सबसे अच्छी आसान तरीका ये है कि हर चीज़ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लेके मुंह में लें। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो सबसे पहला काम तो ये करें, जो भी मुंह में लें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लेके लें। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप दांतों की सफाई रखें, एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि दिन में 2 से 3 दफा नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ली कर लिया करें। बेहतरीन, इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा हो जाएगा, सफाई भी हो जाएगी, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इट्स ऑल डन। हाँ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रशिंग अगर आपकी है और वो जो आपकी कहीं कैविटी लगती है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल जाके डॉक्टर को दिखाएं। डोंट वेट के थोड़ा सा आपको दर्द हो। दर्द का स्टेज बहुत आगे का स्टेज है, तो वो शुड बी, और फिर ये इन चीज़ों से प्रोवाइड करें, अवॉइड करें ये जो हम यूज़ करते हैं। इवन कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी ये सब चीज़ें, मीठा होता है। कोल्ड ड्रिंक्स हम लेते हैं तो वो आपकी दांतों के इरोजन्स कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जो पीते हैं उनके साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है, तो क्योंकि एसिडिक है, इट्स ऑल एसिडिक। सो ये सब एसिडिक चीज़ों से ज़रा प्रोवाइड करें मुंह से ज़रा। बेस्ट ये है कि नाश्ते के बाद आप ब्रशिंग करें, उससे पहले सुबह उठें तो आप सिंपल ब्रश कर लें, क्योंकि मेन एम इज़ के आपका कॉन्टैक्ट नाश्ते के बाद आपका जो पीएच है वो उसको एल्कलाइन में रखना चाहिए। तो वो ब्रशिंग के बाद पीएच गोज अप, तो उसको आने में, नीचे आने में वो 5-6 घंटे लगता है, तो आपका दूसरा टाइम खा जाता खाने का, तो उसके बाद फिर हल्का सा ब्रश कर लिया आपने, हर खाने के बाद कर लें। तो दैट्स इट, और कुछ नहीं। कुल्लियाँ इज द बेस्ट। आई ऑलवेज से
नीम गर्म पानी की कुलियाँ करें और लाइफ को ज़रा ईजी लें. स्ट्रेस कम करें. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज आई एम लिटरली हर ओपीडी में 8 से 10 पेशेंट्स होते हैं. 15 साल से देख रहा हूँ मैं, तो बढ़ता ही जा रहा है ये बढ़ते ही जा स्ट्रेस. रहा है. स्ट्रेस लाइफ में वैसे ही बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है. बिल्कुल. और यकीनन डॉक्टर तौकीर, अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा होता है ना, वो तो होना ही होता है. ठीक है, तो हर चीज़ को सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है. मैं भी वैसे बहुत सारे लोगों को ये कहती हूँ, अगर शो भी सुन रहे हैं, कि ज़िंदगी को बहुत हल्का फुल्का सा रखें और अच्छा खाएं पिएं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं. तो लाइफस्टाइल को अच्छा होना चाहिए. एंड उसमें ये है कि ये नहीं कि आप, आई थिंक मेरा ये है कि यू शुड टेक अ गुड स्लीप. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू एक्सरसाइजेस, हेल्दी डाइट एंड अ गुड स्लीप. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर तौकीर. आखिर में कुछ रेडियो के हवाले से, कुछ रेडियो की फादियत पे कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको शो डाल के? नहीं, it's a good thing. अच्छा हुआ आपने बुलाया. आपको बहुत सी चीज़ें आई थिंक I've been able to tell about, especially bisphosphonates and cancers के बारे में, because these are things which is I'm really टेंशन के बारे में, एंग्जाइटीज के बारे में बताया, बात हुई. अल्लाह ताला खुश रखे जी. आपको सुनता रहता हूँ मैं, कभी वो आपकी जो 105 पे कभी तो गाड़ी चला के बिल्कुल. गाड़ी की वो चल जाती है, हाँ. लग जाता है, तो इट्स रियली गुड. काफ़ी अच्छा चीज़ है. थैंक यू सो मच डॉक्टर तौकीर, आप हमारे शो में आए. Thank you very और much. यकीनन सामीन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो हमारा शो इतने शौक से सुनते भी हैं. और मैं उम्मीद भी करूँगी कि जितने डॉक्टर्स हमारे स्टूडियो में आते हैं, वो अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के आते हैं. आप यकीन कीजिए सामीन, ये तमाम डॉक्टर्स अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के अपनी ओपीडीज़ को छोड़ के, अपनी सर्जरीज, अपने ऑपरेशंस को डिले करके, वो सिर्फ इसलिए हमारे स्टूडियो में आते हैं ताकि हम आप तक आगाही पहुँचा सकें. तो इनकी कही भी बात को अमल करने की कोशिश कीजिए और यकीन कीजिए ये सब इनके तजर्बात हैं जो आपसे शेयर करते हैं यहाँ पर आके. और आपकी सेहत हम सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है और यकीनन आपके अपने घर वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है. ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने सेहत सिर्फ एक ही दफ़ा, ये जिस्म आपको एक ही दफ़ा दी है. इसका बहुत ख्याल रखिए. इसमें होने वाली तमाम चेंजेस को महसूस कीजिए. अपने आप को इग्नोर मत कीजिए. ज़िंदगी में हम पैसा और मुख्तलिफ़ चीज़ों के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए. इसमें होने वाली हर चीज़ को महसूस कीजिए. जो भी चेंजेस हैं उसको ज़रूर फील कीजिए, क्योंकि यकीनन अल्लाह ताला ने जितने भी आज़ाद दिए ना, उसका कोई स्पेयर पार्ट मार्केट में मौजूद नहीं है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. और कोरोना वायरस की अगर वैक्सीन आपने अभी तक नहीं लगाई तो इसको ज़रूर लगा लीजिए. जैसे कि मैंने कहा कि एक नया वेरिएंट भी आ चुका है, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में वो एंटर नहीं हुआ. प्रिकॉशंस को बरकरार रखिए, मास्क को पहनते रहिए और रश में मत जाइए. समाजी फासले को बरकरार रखिए और बार बार अपने हाथों को धोते रहिए. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए डॉक्टर्स और नए टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफिज़.